गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी की परीक्षा की डेट निर्धारित हो चुकी है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आपसे शेयर करने का प्रयास किया है, जिसमें एक प्रश्न है जो लगभग हमेशा आता है परीक्षा में, और ये प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिया तो ये आपके जो दोनों टीचिंग सब्जेक्ट हैं उनमें लगभग आता है। तो अगर आपने एक का तैयार किया तो दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा, केवल आपको विषय का नाम चेंज करना होगा। तो इसके अंतर्गत एक ये प्रश्न बार बार आता है परीक्षाओं में। जैसे आपका सब्जेक्ट इतिहास है, इतिहास शिक्षण है, तो जाहिर सी बात है ये इतिहास शिक्षण होगा। अगर इसकी जगह कोई और विषय होता आपका तो उसमें भी यही प्रश्न आता, बस पेपर का वो सब्जेक्ट का नाम चेंज हो जाता। तो इसके अंतर्गत ये प्रश्न हमेशा आता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इतिहास शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए। तो इसमें वैसे तो कई तरह के गुण दिए हुए हैं, लेकिन इसमें कई कैटेगरी में गुण बटे हुए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहले गुण को इन्होंने बांटा है वो व्यक्तिगत आधार पर बांटा है। व्यक्तिगत गुण यानी व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए, एक टीचर में व्यक्तिगत रूप से क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला उसका तो अपने व्यवसाय के प्रति रुचि होनी चाहिए, यानी जो शिक्षण व्यवसाय कर रहा है, वैसे शिक्षण को कभी भी व्यवसाय के रूप में नहीं माना शिक्षा शास्त्रियों ने, इसको एक समाज सेवा के रूप में माना है। क्योंकि शिक्षक का दायित्व केवल वो क्लास में 40 मिनट जाके शिक्षण कार्य कर देना नहीं होता, बल्कि शिक्षक की ड्यूटी कभी भी नहीं खत्म होती। विद्यालय के बाद भी, उसके बाद भी उसका अपने छात्र के साथ जुड़ाव बना रहता है, उसका छात्र कभी भी उससे अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। तो जाहिर सी बात है उसको अपने इस विषय जो भी उसका ये कार्य है उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। मजबूरी में ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मजबूरी में या सिर्फ केवल वेतन के लिए ये कार्य करता है तो कभी भी शिक्षण प्रभावशाली नहीं होगा। तो एक इतिहास शिक्षण के लिए भी पहला गुण ये होना चाहिए कि उसका अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। दूसरा, विषय के प्रति रुचि। जो इतिहास शिक्षक हो उसकी अपने विषय के प्रति रुचि होनी चाहिए, क्योंकि अगर विषय के प्रति रुचि नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो पूरा ध्यान नहीं अपने शिक्षण में लगाएगा। जाहिर सी बात है उसका उस कार्य में मन ही नहीं लगेगा, और जब वो पूरे मनोयोग से वो कार्य नहीं करेगा तो छात्रों के लिए जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आयोजित की जा रही है वो सफल नहीं होगी, क्योंकि वो अनिच्छा से ये कार्य करेगा। तो इसलिए उसका अपने विषय के प्रति रुचि होना चाहिए। इसके अलावा है विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। कई बार शिक्षकों को ये लगता है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो कमतर है, दूसरे का जो सब्जेक्ट है वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये वाला जो दृष्टिकोण है ये भी गलत है। हर सब्जेक्ट जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और हर सब्जेक्ट का अपना महत्व है पाठ्यक्रम में। और इतिहास की तो बात करें तो इतिहास तो ज्ञान का भंडार है। तो इतिहास विषय के जो शिक्षक है उसका अपने विषय के प्रति बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके बाद अगला जो आता है व्यक्तिगत गुण, उसमें है स्वयं का व्यक्तित्व। यानी टीचर का जो व्यक्तित्व होना चाहिए वो बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली से यहाँ पर ऐसे आप ये मत समझिए कि वो बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। पर्सनालिटी से मतलब उसका जो ड्रेसिंग सेंस हो वो साफ़ सुथरा हो, और वो आत्मविश्वास से भरा हो। तो कहने का आशय यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब मॉडल टाइप हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो उसका पर्सनालिटी जो हो वो अच्छी हो, सिंपल एंड सोवर। फिर इसके बाद है साधन संपन्नता। तो इतिहास शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। केवल इतिहास शिक्षक की बात नहीं हो रही, हर सब्जेक्ट के टीचर के साधन संपन्न होना चाहिए। अब यहाँ साधन संपन्न से क्या से है, आमतौर पे ये होता है कि विद्यालयों में उतने संसाधन नहीं होते जितने एक विषय को पढ़ाने में आवश्यक हैं।
कई बार मतलब अधिकांश विद्यालयों में ये होता है, खासतौर से अगर सरकारी विद्यालय है तो वहाँ तो और संसाधनों की कमी होती है, और प्राइवेट विद्यालयों में भी ये दिक्कत होती है कि जितने आवश्यक तत्व हैं किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए, सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कई बार उपलब्ध नहीं होते। तो शिक्षक का का ये दायित्व है कि वो खुद अपने आप को साधन संपन्न बनाए। अब यहाँ साधन संपन्न बनाने से ऐसा ये है कि इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मार्केट में उपलब्ध महंगी सहायक सामग्री का ही प्रयोग किया जाए, मतलब वो खुद से भी शिक्षण सामग्री का निर्माण कर सकता है, सहायक सामग्री का निर्माण कर सकता है, और छात्रों की सहायता से भी विभिन्न तरह की सहायक सामग्रियों का निर्माण करवा सकता है, और इस तरह से वो खुद साधन संपन्न बन सकता है। और आप ये देखो, जैसे हम देखते हैं इसके अलावा जैसे ये किया जा सकता है, भ्रमण विधि का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें छात्रों को कोई ऐतिहासिक स्थल या कोई म्यूजियम वगैरह जाके दिखाया जा सकता है। तो कहने का आशय ये है कि विषय का ज्ञान कराने के लिए उसको ये हमेशा रोना चाहिए कि अरे हमारे विद्यालय में तो ये सुविधा नहीं है या हमारे पास ये संसाधन नहीं है, तो उसे खुद साधन संपन्न बनना चाहिए। फिर इसके बाद एक और व्यक्तिगत गुण है आत्मविश्वास एवं धैर्यवान। तो शिक्षक में ये गुण बहुत आवश्यक है कि वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो। अब वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण तब होगा, इसके पीछे भी वजह है, वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण तब होगा जब उसे अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान होगा। अगर उसे विषय की अच्छी पकड़ नहीं होगी, उसकी शिक्षण विधियों में अच्छी कमांड नहीं होगी, तो आत्मविश्वास नहीं होगा। आत्मविश्वास फर्जी नहीं होता, जब आपकी विषय में पकड़ होती है तब आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। तो जाहिर सी बात है, जब तक वो आत्मविश्वास से युक्त नहीं होगा वो अच्छा शिक्षण नहीं कर सकता। इसके अलावा धैर्यवान, एक गुण और शिक्षक में इन्होंने बताया कि शिक्षक को धैर्यवान होना चाहिए। धैर्यवान इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक कक्षा में हमेशा कोई भी विद्यालय हो, उस विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में 3 तरह के बच्चे होंगे ही होंगे, प्रतिभाशाली, औसत बुद्धि और मंद बुद्धि। 3 टाइप के बच्चे होंगे ही होंगे, और जाहिर सी बात है सबकी सीखने की गति अलग अलग होती है। तो कई बार ये होता है कि जैसे मंद बुद्धि छात्र होते हैं, जो कमज़ोर छात्र होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, उनकी सीखने की गति कमज़ोर होती है। तो शिक्षक कई बार अपना मतलब आपा खो देते हैं या उन्हें गुस्सा आ जाता है, तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें छात्रों के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना है और उनकी सीखने में मदद करना है। क्योंकि अगर हम गुस्सा करेंगे या उन पर क्रोध दिखाएंगे तो उससे नुकसान ही होना है, कोई फ़ायदा नहीं होना, और उनके साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार करना है ताकि उनकी समस्या का निदान हो सके। फिर इसके बाद एक और गुण है उत्तम स्वास्थ्य। तो उत्तम स्वास्थ्य से आशय यहाँ पर ये है दोनों तरह का स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य भी और मानसिक स्वास्थ्य भी। मतलब जब तक व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, और मानसिक रूप से, शारीरिक से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक, क्योंकि वो आमतौर पे दिखाई नहीं देता लेकिन वो हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। अगर आप ये देखिए, अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, और जैसे जाहिर सी बात है मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए भी पहली आवश्यकता है शारीरिक स्वास्थ्य। जब हम शारीरिक रूप से अच्छी तरह से स्वस्थ होंगे तो हमारी जो कार्य क्षमता होगी वो बढ़ेगी। इसके अलावा हम मानसिक रूप से भी अगर स्वस्थ होंगे तो हमें निर्णय लेने में सहायक होगा, हमारा संवेगात्मक संतुलन बना रहेगा, हम ज़रा सी बात में हम क्रोधित या कुछ ऐसा नहीं होंगे, और हम छात्रों की समस्याओं का समाधान बेहतर ढंग से कर पाएंगे। इसके अलावा उत्तम स्वास्थ्य का एक और गुण होता है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प से आशय यहाँ पर यह है कि जैसे प्रत्येक शिक्षक कार्य कक्षा में जाने के पहले ये निश्चित करता है, शिक्षक के उद्देश्य निर्धारित करता है कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो लक्ष्य प्राप्त होने बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए, उसमें कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो लेकिन शिक्षक को दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि हम ये लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उसका उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, जिसके अंतर्गत शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों आता है, और संवेगात्मक संतुलन, दृढ़ संकल्प, ये सारा सब कुछ आता है। फिर इसके बाद व्यावसायिक गुण आते हैं। तो व्यावसायिक गुणों में व्यावसायिक गुणों के अंतर्गत आता है अभ्यास कार्य को प्रोत्साहन।
तो शिक्षक को केवल शिक्षण कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि उसे अभ्यास कार्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए छात्रों को। तो एक अच्छे इतिहास शिक्षण में ये गुण भी होना चाहिए। फिर विषय वस्तु का ज्ञान, जाहिर सी बात है जो विषय हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, हम उसकी अच्छी तरह से तैयारी करें। अगर हम अच्छी तरह से तैयारी नहीं करेंगे तो हम बच्चों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। और केवल ये नहीं हमें सोच के जाना चाहिए कि हमें ये पढ़ाना है, हमें उसके आगे पीछे का भी विधिवत अध्ययन करके जाना चाहिए, क्योंकि छात्र के मन में कोई जिज्ञासा आ सकती है और वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो जाहिर सी बात है जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी विषय या जो भी टॉपिक, तो उसका हमें अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, उसकी हमें अच्छी तैयारी करनी चाहिए। और वैसे भी एक कहा जाए, ये मानते हैं सारे शिक्षा शास्त्री, ये मानते हैं कि एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो निरंतर ज्ञान की खोज में लगा रहता है, जो निरंतर अध्ययन करता है, क्योंकि एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। तो बहुत सारे शिक्षकों की ये कमी होती है कि एक बार उनकी जॉब लग जाती है तो वो अध्ययन कार्य बंद कर देते हैं। लेकिन आप ये देखो कि ज्ञान को निरंतर मांझना होता है, ज्ञान की निरंतर खोज करनी होती है, उसमें नया कुछ ऐड करना होता है और उसका रिवीजन करना भी आवश्यक है, वरना वो विस्मृत या फॉरगेटिंग होने लगती है। तो इसलिए जाहिर सी बात है ये आवश्यक है। फिर इसके बाद है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का ढंग। तो इसके अंतर्गत आप ये देखो, इसके अंतर्गत शिक्षण विधियाँ वगैरह आती हैं। तो कौन से विषय वस्तु का या टॉपिक का हम कैसे प्रस्तुतिकरण करते हैं, केवल विषय के ज्ञान से काम नहीं चलता। जैसे हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा था, शिक्षण के सूत्र पढ़े थे और शिक्षण के सिद्धांत पढ़े थे, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पढ़ी थी। तो आप ये देखो, जो शिक्षक जितना ज़्यादा शिक्षण के सिद्धांतों और शिक्षण के सूत्रों का प्रयोग अपनी टीचिंग में करेगा और अलग अलग विधियों का प्रयोग, कभी व्याख्यान विधि, कभी प्रश्नोत्तर विधि, कभी प्रदर्शन विधि, कभी उदाहरण विधि, कभी कहानी विधि इत्यादि का प्रयोग बार बार करेगा विषय वस्तु की सरलता और कठिनाई के अनुसार। जहाँ पर कठिन कुछ ऐसा तत्व आए उसको समझाने के लिए हम उदाहरणों का प्रयोग करें, दृष्टांतों का प्रयोग करें। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि केवल विषय वस्तु का ज्ञान होने से काम नहीं चलता, उस ज्ञान के प्रस्तुतिकरण भी जरूरी है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जिन्हें विषय का तो अच्छा ज्ञान होता है लेकिन उनका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता, यानी उस ज्ञान को कैसे आसानी से सरल तरीके से छात्रों तक पहुंचाया जाए इसका ज्ञान उन्हें नहीं होता। तो इसलिए उनका वो ज्ञान छात्रों को बहुत ज़्यादा फलीभूत नहीं होता। फिर इसके बाद अगला है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। तो मनोविज्ञान ये मानता है कि संसार के कोई भी बालक दो बालक समान नहीं हो सकते। तो इसी तरह से कक्षा में विभिन्न योग्यता, क्षमता, रुचियों और आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं। तो शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। एक मंदबुद्धि छात्र से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो प्रतिभाशाली छात्र की गति से सीखे या उसकी सीखने की गति प्रतिभाशाली छात्र के बराबर हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है, अगर शिक्षक को ये ज्ञान होगा तो वो छात्रों का वर्गीकरण करके उसके अनुसार ही शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रमों का निर्धारण करेगा और शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा ताकि पूरी कक्षा को इसका फायदा हो। इसके अलावा विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, तो शिक्षक को जाहिर सी बात है एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग करेगा तो तब भी शिक्षण के लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि छात्रों को इससे बोरियत भी होगी। और दूसरी बात, अलग अलग स्थिति में अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करना आवश्यक है। जैसे हम व्याख्यान विधि करते हैं किसी विषय का प्रस्तुतिकरण करने के लिए, लेकिन व्याख्यान को हम और प्रभावशाली बना सकते हैं उसके साथ में जब हम कुछ प्रदर्शन भी करते हैं। इसके अलावा प्रश्नोत्तर का प्रयोग करते हैं तो हमें ये पता चलता रहता है कि हम छात्रों को जो सिखा रहे हैं वो सीख रहे हैं या नहीं। इसके अलावा हम उदाहरण विधि का प्रयोग करते हैं जहाँ पर छात्रों को समस्या आती है। तो कहने का आशय ये है कि विभिन्न परिस्थितियों में हमें विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना आना चाहिए, और ये तब होगा जब हमें विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा। इसके अलावा अनुसंधान में रुचि, उसकी अनुसंधान में रुचि होनी चाहिए। जो भी शिक्षक, चाहे वो किसी भी विषय का शिक्षक हो, उसको निरंतर अनुसंधान या निरंतर रिसर्च करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए कि कैसे और प्रभावशाली ढंग से उस विषय को और रोचक और प्रभावशाली वो बना सकता है, कैसे अपनी टीचिंग को वो और प्रभावशाली बना सकता है। तो इसके लिए उसे निरंतर रिसर्च करनी चाहिए। फिर इसके बाद एक और जो प्रमुख गुण होना चाहिए वो है बालक की कठिनाइयों को समझना।
तो बालक की कठिनाइयों को समझना, तो कई बार ऐसा होता है कि छात्र कोई ऐसा विशिष्ट व्यवहार करता है जिसका हम वास्तविक कारण न समझकर सीधा हम उसे जज करने लगते हैं। तो हमें कोई छात्र है उसकी समस्याओं को समझना चाहिए। इसके लिए हम, जैसे हम लोगों ने पूर्व में शायद आप लोगों ने केस स्टडी वगैरह पढ़ा होगा, तो हम उसमें करते हैं, छात्र की अगर कोई विशिष्ट समस्या है तो उसके लिए हम केस स्टडी वगैरह करते हैं। और केस स्टडी की ना भी ज़रूरत हो तो हमें बच्चों की पहले परिस्थितियों को समझना चाहिए, उसके आधार पर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार का गुण माना गया है आवश्यक, वो है सामाजिक गुण, सोशल क्वालिटीज़। तो इसके अंतर्गत एक गुण होना चाहिए प्रत्येक शिक्षक में, कोई भी विषय का शिक्षक हो, और चाहे वो इतिहास शिक्षक के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। इसके अंतर्गत आता है सबसे पहला नेतृत्व की क्षमता। आप ये जानते हो कि कोई भी प्रत्येक छात्र अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं, जैसा शिक्षक होता है छात्र वैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षक आप ये देखो एक नेता के रूप में होता है, वो नेतृत्व करने वाला होता है किसी भी परिस्थिति का। तो एक शिक्षक में ये गुण आवश्यक है कि वो अपने छात्रों को लीड करे, यानी उनका नेतृत्व करे, और ये गुण प्रत्येक शिक्षक में होना चाहिए। तो इतिहास शिक्षक में ये गुण होना चाहिए कि उसमें नेतृत्व क्षमता हो। तो क्योंकि छात्रों जो शिक्षक के उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये भी आता है कि छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना, ताकि वह आगे चल के समाज को एक नई दिशा प्रदान करे। इसके अलावा सामाजिकता की भी भावना, शिक्षक में सामाजिकता की भावना होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक उसमें सामाजिक गुण नहीं होंगे तब तक वह लोगों से अच्छे संबंध नहीं बना पाएगा, और जब वो नहीं बना पाएगा तो उसका प्रभाव उसके छात्रों पर भी पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका समस्त तरह का विकास समाज में रहकर ही संभव है। तो इसलिए उसमें सामाजिक गुणों की भावना का विकास होना चाहिए, सामाजिक भावना होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि जितना ज़्यादा उसमें सामाजिकता होगी उतना ज़्यादा वो समाज के संपर्क में आएगा, और समाज के संपर्क में आएगा तो उतना ज़्यादा वो समाज की आवश्यकताओं को समझ पाएगा और उन बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने छात्रों को तैयार कर पाएगा। क्योंकि जब तक वो समाज से जुड़ा नहीं होगा तो समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा है कि स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, यानी विद्यालय समाज का लघु रूप है। जो समाज की आवश्यकताएं होती हैं, जो समाज की मांग होती है, वह उसके अनुसार विद्यालयों का स्वरूप परिवर्तन होता है। इसके अलावा शिक्षक में एक गुण और होना चाहिए कि वो पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए, यानी उसे बायस नहीं होना चाहिए। जैसे आमतौर पे कुछ शिक्षकों की ये कमियां होती हैं कि वो कुछ छात्र उनके प्रिय होते हैं, बाकी छात्रों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, यानी वो बुद्धिमान और होशियार छात्र या जो चापलूसी करने वाले छात्र होते हैं उन्हीं तक सीमित रहते हैं, जबकि ये बहुत गलत बात है। शिक्षक का जो नज़रिया होना चाहिए वो पक्षपात रहित होना चाहिए। कोई भी छात्र, चाहे उसका प्रिय छात्र हो चाहे वो सामान्य छात्र हो, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, कभी भी पक्षपात का व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसा व्यवहार करता है तो वो छात्रों की निगाह में अपना सम्मान खो देता है, और जब एक बार वो अपना सम्मान खो देता है तो छात्र उसकी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते। तो इसलिए उसका व्यवहार पक्षपात रहित होना चाहिए। इसके अलावा एक और गुण जो प्रमुख गुण है वो न्यायप्रिय होना चाहिए। न्यायप्रिय इसलिए होना चाहिए कि चाहे उसका प्रिय छात्र हो चाहे वो सामान्य छात्र हो, अगर गलती कोई छात्र करता है तो जो भी दंड दिया जाए, जिस भी तरह का दंड दिया जाए, सबको समान दंड देना चाहिए, यानी उसे न्यायप्रिय होना चाहिए, कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। और वैसे भी ये शिक्षक के अंदर गुण होना ही नहीं चाहिए कि कोई छात्र प्रिय है और किसी छात्र को नापसंद करता है, ऐसा नहीं है। शिक्षक एक बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, और हो सकता है कि कुछ छात्रों की जो जिम्मेदार छात्र होते हैं वो आमतौर पर प्रिय हो ही जाते हैं, लेकिन जिन छात्रों में कुछ समस्या भी है तो हमें उनसे नफरत नहीं करनी, बल्कि उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हुए उनके व्यवहार में परिमार्जन लाना है। क्योंकि ये कहा ही जाता है एजुकेशन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी शिक्षा मानव व्यवहार का परिमार्जन है। तो जाहिर सी बात है ये दायित्व एक शिक्षक का है कि जिन छात्रों में कोई समस्या है भी तो उनको उनकी समस्या का निवारण करके उन्हें हमें सही मार्ग पर लाना है। तो ये हम लोगों ने इतिहास शिक्षक के कुछ गुण पढ़े थे। इनको हमने 3 कैटेगरियों में बांटा था, व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक गुण। तो आशा करता हूं कि आप सब लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा।
और अगर पेपर में ये प्रश्न आता है तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे, और इसको आप तैयार ही कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपका जो दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें भी ये काम आएगा, केवल आपको सब्जेक्ट का नाम चेंज कर देना है। जैसे मान लीजिए इतिहास के साथ मान लीजिए आपका हिंदी शिक्षक है या इंग्लिश टीचर है, तो आप ये देखोगे बस उसमें सब्जेक्ट का नाम चेंज कर देंगे, बाकी ये यही सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, तो आपका एक साथ 2 प्रश्न तैयार होंगे 2 पेपर के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।